हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए क्योंकि हमारे जो सेकंड सेम के एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्ज़ाम होने से पहले मैं सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड करने में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे खुद सिक्स सेम के एग्ज़ाम जो हैं वो अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं और जो 17 ऑफ मई को मेरा लास्ट एग्ज़ाम्स है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर बाई चांस जो है वीडियो मतलब अपलोड नहीं होती हैं। अब तो मैं ये कहूँगा कि मैं तीसरे चौथे दिन जो है वो एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे आपके जो द 2 बचे हुए यूनिट्स हैं, उनको कंप्लीट कर दूँगा। आज तो टॉपिक हो ही जाएगा आज एक, और बाकी के टॉपिक जो हैं वो जल्द ही आपको मिल जाएँगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस। जो हमारा थर्ड यूनिट है उसके बेसिस के ऊपर है, जिसके अंदर हम इलेक्टोरल सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इलेक्शन कमीशन, कंपोजिशन और पावर एंड रोल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है। इलेक्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के अंदर आते हैं। आपको पता नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। तो उसमें से जो पार्ट 15 है उसके अंदर हमारे जो जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो इलेक्टोरल सिस्टम के साथ डील करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें तो वो हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है। वो इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमें मिला है ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो वो कंटिन्यूसली कंट्री के अंदर रन करें, और हमें जो यहाँ पे बोला कि फेयर इलेक्शन हो उसके बाद जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, मतलब वहाँ पे जो इलेक्शंस हो रही हैं उनको सुपरिटेंडेंट्स उनके ऊपर नज़र रखना, उनको डायरेक्शन देना, उनका जो इलेक्शंस का कंडक्ट करवाना, जैसे पार्लियामेंट की बात हो, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डील करते हैं। वही इनको डायरेक्ट करते हैं, वही इनको सुपरिटेंड करते हैं और वही उनको जो है वो इलेक्शंस करवाते हैं। तो जो आर्टिकल 324 है वो हमें ये बताता है। सेकंड इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें ये कहता है कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक जनरल इलेक्टोरल रोल है, मतलब कि सिर्फ एक ही तरीके से जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएंगी। मतलब यहाँ पे जैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, चाहे पार्लियामेंट की कोई इलेक्शंस होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की कोई इलेक्शंस होती हैं, तो वो जनरल इलेक्शंस के थ्रू ही करवाई जाती हैं। एक ही इलेक्टोरल रोल हमें देखने को मिलता है हर एक इलेक्शंस के अंदर। मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिश कर सकता है सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे पहले हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये कहा गया था कि हम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो वो ऐसा सिस्टम अभी के टाइम पे हमें नहीं देखने को मिलता। सिर्फ एक जनरल इलेक्टोरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक जनरल इलेक्टोरल रोल हमें देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे अबॉलिश कर देगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि आप किसी भी पर्सन को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। आप उसको नहीं कर सकते, आप उसको इस बेसिस के ऊपर डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो रिलीजन है वो अलग है, उसकी रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, आप उसके बेसिस पे उसको जो है वो इनएलिजिबल नहीं मान सकते। जो भी लोग 18 साल के ऊपर के एज के जितने भी लोग होंगे वो सारे इलेक्शंस के लिए एलिजिबल होंगे। फर्दर ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन एनी स्पेशल इलेक्टोरल फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन। एंड वो ये कह रहा है कि जो भी मतलब ऐसे ये नहीं हो सकता कि जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप के लोग ही एक रिलीजन के बंदे को वोट करेंगे, एक रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे, तो यस ऐसा भी नहीं है। जो जैसे मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू लीडर को भी वोट कर सकता हूँ। कोई अगर मुस्लिम पर्सन है तो वो हिंदू लीडर को वोट कर सकता है। तो ये इसके कहने का मतलब है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ये कहता है कि अगर हम इलेक्शन जो लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं, स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस होती हैं, वो किस बेसिस के ऊपर होती हैं हमारे इंडिया के अंदर? यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर होती है। मतलब जो 18 साल के हो चुके हैं उन लोगों को जो है वो ये वोट देने का अधिकार है अपनी इलेक्शंस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिक्लेयर कर देता है खुद ही कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की वैलिडिटी होगी। जैसे कोई भी लॉ पास किया गया है जहाँ जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिक्लेयर करता है कि उस चीज़ को आप किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी जो रिसेंट इशू ये चल रहा है कि जैसे जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया जा रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी जो साउथ की स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको फिर से जो है वो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर से उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर और रीऑर्गेनाइज की जाएगी। तो उसी के बेसिस की ये बात कर रहा है कि अगर कोई जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो ये बता देता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में आएंगे, या इस स्टेट से जो इतने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज्यसभा में आएंगे, ये जो डिसीजन होगा, ये जो लॉ होगा, ये फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ कहाँ पे डिफाइन की गई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिक्लेयर किया है कि जो
कमीशन होगा, अगर उसने अपना डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। आप उसको किसी भी कोर्ट के अंदर लेके वहाँ पे उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करवा सकते। तो इसके बाद हम इलेक्शन मशीनरी को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन मशीनरी की अगर हम बात करें तो जो वो कौन-कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो आर्टिकल 324 है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। ये कहता है कि जितनी भी पावर्स हैं, लाइक लाइक जैसे पावर हो गई सुपरिटेंडेंट्स की या वो डायरेक्शन की, कंट्रोलिंग की, कंडक्टिंग की, जितनी भी इलेक्शन जो है वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे जो करवाई जाती हैं, उन सबको देख-रेख करना, उनको सबको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो 3 मेंबर कमेटी होती है या 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसके अंदर एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 जो हमारे एक जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो 2 हमारे बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसके अंदर होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसको हम सीईओ भी बोलते हैं, वो जो है वो स्टेट और यूटी के लेवल पे जितनी भी इलेक्शंस होती हैं उनको देखने का काम करता है। वो उसी के सर्विलेंस के अंदर जो है ये इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं। जैसे अगर हम यूटी की बात करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी इलेक्शंस होंगी, मतलब जो असेंबली की इलेक्शंस होंगी, उनको क्या करेगा वो ऑथराइज करेगा, सुपरवाइज करेगा। ये किसकी ड्यूटी होगी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होती हैं, जैसे अभी के टाइम पे डीडीसी की इलेक्शंस होनी शुरू हो गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो हेड करता है, जो उनको सुपरवाइज करता है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर होता है। अब हम रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर आप जानते होंगे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो सकता है, जहाँ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या कोई एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि जहाँ से मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर सीधा पार्लियामेंट में जाएगा, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेंबर इलेक्ट होगा वो हमारी जेएनके की असेंबली के अंदर जाएगा, तो वो उन सब इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे हमारे चिनानी गोडी के अंदर जो इलेक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे एक जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो हमेशा जो है वो या तो वो आईएएस होगा या तो वो जेकेएस, जहाँ जिसने जेकेपीएससी का एग्जाम देके जो ऑफिसर्स लगते हैं जेकेएएस, वो होगा, तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर्स का दर्जा दिया जाता है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं ये उनके इलेक्शंस को, जो उनका नॉमिनेशन है उसको फिल करते हैं। लेकिन पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, इसके अंदर ये बोला गया कि इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 या 2 से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर्स को, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है। किसके लिए? फॉर द परफॉर्मेंस एंड इट्स फंक्शंस कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। मतलब कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर जो मेन ऑफिसर्स हैं, उनको असिस्ट करने के लिए वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट कर सकता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारा हमें देखने को मिलता है एज ए इलेक्शन मशीनरी के अंदर। उसके बाद जो अगर हमारा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलेक्टोरल रोल्स को, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं जिसके अंदर आपकी जो वोटर लिस्ट आप कहते हो, या जो इलेक्शन के अंदर कौन कौन से नाम होंगे उसको प्रिपरेशन के लिए, और एज अ पार्लियामेंट या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर, जो पोलिंग बना होता है, स्टेशन बना होता है अलग अलग जगह पे, उसको जो हेड करते हैं, वहाँ के जो हेड अपॉइंट किए होते हैं वही वो डिसाइड करते हैं इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शंस को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर की अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर लेना, एज अ पॉइंट भी लिख लोगे तो भी एग्जाम के अंदर काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पहला एक होता है जनरल ऑब्जर्वर। जनरल ऑब्जर्वर वो होता है जो कि पूरा वॉच रख करता है हर एक इलेक्शन के प्रोसेस को, हर एक स्टेज की जो इलेक्शंस होती है, ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो मेंटेन होके चले। तो मतलब कहता है कि दीज ऑब्जर्वर्स आर आस्क्ड टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन एवरी स्टेज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब जो जनरल ऑब्जर्वर्स उन्हें कहा जाता है कि जो हर एक स्टेज के ऊपर इलेक्टोरल प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हर एक स्टेज के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से निगरानी रखते हैं, तो वो जनरल ऑब्जर्वर हो गए। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर से आपको जो वर्ड से समझ आ रहा है वो है कि खर्चा। तो जितना भी खर्चा होगा उसके ऊपर वो क्लोज लुक रखेंगे, क्लोज वॉच करेंगे कितना खर्चा जो है एक कैंडिडेट के द्वारा किया गया है इलेक्शन के ऊपर। उसके बाद पुलिस ऑब्जर्वर भी होते हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर हो गया, उनको किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको
डिप्लॉय किया जाता है। जैसे जहाँ पे लिखा है कि जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, वो डिप्लॉय करता है किसी एक आईपीएस ऑफिसर को एज ए पुलिस ऑब्जर्वर एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी एंड द कंस्टिट्यूएंसी। मतलब अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, मतलब कहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा या कितने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो वो एक पुलिस ऑब्जर्वर के ऑर्गन की तरह काम करते हैं। कौन? हमारे जैसे आईपीएस ऑफिसर हो गए। अवेयरनेस ऑब्जर्वर भी होते हैं। जैसे अभी के टाइम पे क्या चल रहा था, जब हमारी 2019 की इलेक्शंस हुई या 2024 में इलेक्शन हुई थी, उस समय क्या था कि अलग-अलग स्कूलों के अंदर, अलग-अलग कॉलेजेस के अंदर क्या किया जा रहा था, अवेयरनेस कैंप्स चलाए जा रहे थे। लोगों के अंदर अवेयरनेस डाली जा रही थी कि आपको क्या करना है, अपना वोट जो है वो देना ही है, ताकि जो वोटर का टर्नआउट है वो इस बार हमें ज़्यादा देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द पिछले इलेक्शंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स के द्वारा चलाई जाती हैं। उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो माइक्रो चीज़ें, जो छोटे लेवल पे चीज़ें होती हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं एंड प्रोसीडिंग ऑन द पोल डे टू सेलेक्ट क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। ये भी एक ऑर्गन की तरफ ही होगी। जैसे माइक्रो छोटे टाइम पे छोटे से दर्शा रहा है कि माइक्रो छोटा हो गया, तो जनरल ऑब्जर्वर के साथ ही ये जो कमीशन है वो ये डिप्लॉय कर सकता है, लगा सकता है माइक्रो ऑब्जर्वर को भी, ताकि जो पोल के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो पोलिंग स्टेशन के टाइम पे जो लोग इलेक्शन दे रहे हैं, अपने वोट दे रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वर भी देख सकते हैं। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सीधा-सीधा हम यहाँ पे सीधे चले जाएँगे। क्या होता है हमारे अंदर? डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। यहाँ पे सेंटर इफेक्टिव सेंटर ऑफ पावर, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इफेक्टिव सेंटर ऑफ पावर, मतलब कि जो सेंटर होगा, मतलब जैसे अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लीडर्स जाते हैं, पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा, तो वहाँ पे जो लीडर्स जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं, तो उनके पास एज अ इफेक्टिव पावर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने गए नेता लोग हैं। एंड द डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड फॉर इलेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, ठीक है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा होगी, जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विलेज पंचायत होगी, तो वो सारे जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पीपल्स खुद उनको वोट करते हैं, ना कि हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स उनको वोट करते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, तो वो एक इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया। तो वहाँ पे हमारे इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस भी है। क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम भी हमें दिया है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? राज्यसभा के अंदर देखने को मिलती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर देखने को मिलती है। याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। असेंबली के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो ये सारे जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत, ठीक है? तो अगर हम यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, तो ये भी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यूनिफॉर्म फ्रेंचाइज टू ऑल द सिटीजन। इनिशियली द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू 21 ईयर ऑफ एज एंड विदाउट, क्या होता है कि पहले क्या था कि बिन 21 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स है, तो उसको वोट का अधिकार था। उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, चाहे वो कास्ट, किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करता हो, किसी भी सेक्स से बिलॉन्ग करता हो, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, कोई जितनी मर्जी हो उसके पास, कोई मैटर नहीं करता था। अगर वो 21 साल का है तो वो वोट दे सकता है। अब के टाइम पे क्या हुआ है कि जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया है। उसके बाद रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन देखने को मिलती है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं या स्टेट विधानसभा की बात करते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको ये देखते हुए जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो है वो एक प्रॉपर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट के अंदर बढ़े, ताकि उनका जो अपलिफ्टमेंट हो वो हमें देखने को मिले। आर्टिकल 33 मतलब 30 की बात करते हैं, आर्टिकल 330 की बात करते हैं, वो हमें रिजर्वेशन बताता है, प्रोवाइड फॉर ए रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर दीज क्लासेस इन द लोकसभा इलेक्शन। एंड आर्टिकल 332 lays down the provision for the respect of the elections in the state विधानसभा, मतलब जो स्टेट विधानसभा के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है के लिए जो मतलब जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। और ये आर्टिकल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसके साथ डील करता है। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, जो लोकसभा की इलेक्शन होती हैं, तो उसके साथ जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल डील करता है वो 330 आर्टिकल जो है वो डील करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर नॉमिनेशन का भी प्रोविज़न है। क्या होता है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नॉमिनेशन के थ्रू भी चुने जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगा किसी एक लिटरेचर के साथ, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विसेज के अंदर। उसके
तो अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें रेगुलर रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स देखने को मिलता है, मतलब कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं हर एक सेंसस के बाद उनकी एक फिर से लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये हमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ये भी हमें प्रोविजन देखने को मिलता है। यहाँ पे लिख क्या रहा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की। द स्टेट गेट prepared the electoral roll enumerating the names of all eligible voters. The electoral roll are revised after each census and held after every 10 years. मतलब जो सेंसस होती हैं हर 10 साल के बाद होती हैं। जब सेंसस हो जाती हैं तो उसके बाद फिर से एक इलेक्टोरल रोल, एक एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट जारी की जाती है कि जो मेंबर जो है वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, जो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने को मिलती है, हर एक सेंसस के बाद क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज होती हैं उनको फिर से डिलिमिट किया जाता है कि इतने से एरिया के अंदर जो है वो एक एमएलए चुन के जाएगा, या इतने से एरिया के अंदर जो है वो एक राज्यसभा की सीट चुन के जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं एक डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। एक सीक्रेट बैलेट का सिस्टम भी हमारे इलेक्शन के अंदर दिया गया है, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर दिया गया है। सीक्रेट बैलेट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे आप इलेक्शन जो है कराते हो वो सीक्रेट तरीके से कराते हो, छुपा के इलेक्शंस करवाते हो। दिस इनेबल द वोटर टू एक्सरसाइज देयर वोट इन अकॉर्डेंस विद देयर विशेस एंड ओपिनियंस। ये क्या होता है कि इसके इसके तहत आप अपनी मर्जी के साथ, आप अपनी विश के साथ, आप अपने ओपिनियन के साथ जो है वो किसी को वोट कर सकते हो। ऐसे तो ओपन वोट होगा कि जहाँ पे जैसे पता लग चल जाएगा कि आपने किसको वोट किया है, लेकिन अगर यहाँ पे सीक्रेट होगा तो वहाँ पे आपको किसी का डर नहीं होगा। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जो है वो कहीं से थ्रेट फेस हो सकता है अगर हम किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। तो वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है, इसका हमें ये फायदा होता है। उसके बाद ये कहता है कि जो स्पेशल स्टेप जो है वो टेकन टू द इलेक्शन ऑफ मेंटेनिंग द सेक्रेसी एंड फॉर चेकिंग द impersonation in voting and secret ballot is essential for making election free and fair। तो कहता है कि जो एक स्पेशल स्टेप लिया गया किसके लिए, कि जो सेक्रेसी, जो पवित्रता है, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो इलेक्शंस के अंदर, उसके लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरह रोल प्ले करता है। उसके बाद कहता है कि रिलेटिव मेजॉरिटी वोट विक्ट्री सिस्टम इन एन इलेक्शन। क्या होता है कि जो जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर देता है वही जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ विनर ऑफ द इलेक्शंस। तो ये भी हमारे अंदर जो इलेक्ट्रल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट मशीनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंडर नहीं आती, ना ही उसको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत होती है, ना ही उसको कोई लेजिस्लेटिव या जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो उसको हैंडल कर पाते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे हमारी जुडिशरी है। तो कहता क्या है कि जो सिंगल इंडिपेंडेंट मशीनरी है फॉर द कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। आर्टिकल 324 फिर से वही कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कह दिया गया है कि जो इलेक्शंस होंगी उनकी जो सुपरिटेंडेंस होगी, जो देख रेख होगी, डायरेक्शन होगी, कंट्रोल होगा, प्रिपरेशन होगी इलेक्टोरल रोल्स की, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाएगी, ये सारी किसके पास पावर है, ये सारा जो प्रोविजंस है किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं टू असिस्ट द 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूड टू बी अ 3 मेंबर कमीशन। एंड तो ये सारी चीज़ें जो आती है हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम के अंदर डिफाइन की गई है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, ये सारे जो एक्ट्स हैं इन्हीं के तहत क्या होता है कि जो इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर वो गवर्न होती हैं। अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम ये सारे जो हैं वो सारे एक्ट्स हैं यहाँ पे नीचे तक दिए गए हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है इलेक्शन इस क्वेश्चन का, वो है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहना क्या है कि जो कितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, अलग अलग कमेटीज़ बनी हैं, अलग अलग कमेटीज़ ने अलग अलग चीज़ें सजेस्ट की हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना आपको कर पाओगे, इतना पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं वो 1996 के पहले कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे आप मेंशन कर लेना पॉइंट, अगर आप हेडिंग मेंशन कर लोगे तो भी इनफ है। पहला जो है वो है लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। जो वोटिंग एज थी उसको लोअर किया गया, मतलब उसको कम किया गया। पहले क्या था 21 ईयर, फिर करके क्या उन्होंने लोअर करके कितना कर दिया 18 ईयर। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स, छोड़ दो, नहीं करना तो मत करो, पढ़ना तो पढ़ लो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या हो गया, फिर उसके बाद ईवीएम्स आ गई। कब आई, 1989 के अंदर। क्या होता है कि जो फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम इन इलेक्शंस, ये 1989 के अंदर ये जो एक प्रोविजन बनाया गया कि आप जब भी इलेक्शंस होंगे उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करोगे। ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ की गई, 1998 के अंदर की गई। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस था फॉर द सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। जैसे अगर हम असेंबली की अगर हम बात करते हैं, असेंबलीज की इलेक्शंस की बात करें, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली होगी, उनकी इलेक्शंस को एज ए कंसिडर किया और उनको इलेक्शंस की एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर वहाँ पे इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन के थ्रू वहाँ पे इलेक्शन करवाई गई। तो ये सब हमारे रिफॉर्म देखने को मिलता है इलेक्शन सिस्टम के अंदर। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रल वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि जहाँ पे क्या होगा कि आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि जो सिंपल और स्मूथर क्विकर इलेक्ट्रल प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। ये डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया 1993 के अंदर।
एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा इलेक्टोरल्स को पूरी कंट्री के अंदर, ताकि जो इलेक्शन हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल की इलेक्शन होंगी 1997 के अंदर, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स एंड प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम द 10 to 50। मतलब जो इलेक्टोरल्स होंगे, पहले क्या होता है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं तो वहाँ पे सिर्फ 10 मेंबर ही खड़े हो सकते थे इलेक्शंस के लिए, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, 50 मेंबर तक मेरे ख्याल से बढ़ा दिया गया। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 5 to 20। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 1997 से पहले 5 मेंबर ही जो है इलेक्शन के लिए स्टैंड कर सकते थे, लेकिन अब 20 मेंबर तक उनकी लिमिट जो है वो कर दी गई है। एंड जो 2500 से लेकर 15,000 तक जो एक कैंडिडेट को फीस है वो वहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। तो फॉर्म 2500 to 15,000 फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्करेज फ्रिविलियस कैंडिडेट। तो ये क्या चीज़ है, डिपॉजिट, हाँ ये जो अमाउंट है ना, डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया, कहाँ से लेके 2500 से लेके 15,000 तक, ताकि जो फ्रिविलियस कैंडिडेट हैं, मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी इतनी जो हैसियत है ही नहीं इलेक्शन को लड़ने के लिए, वो भी वहाँ पार्टिसिपेट कर देते थे, क्योंकि 2500 की कितनी कीमत होगी, तो वो भी बोलेंगे चल मैं भी लड़ लेता हूँ। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2500 से लेके 15,000 तक जो है वो लिमिट जो है वो सेट कर दी। उसके बाद वोटिंग थ्रू द पर्सनल पोस्टल बैलेट, ये भी रिफॉर्म हमें देखने को मिलता है 1919 के अंदर। एक प्रोविजन बनाया गया कि आप जो है कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन्स जो होंगे उनको पोस्टल वोटिंग के थ्रू जो है वो आप वोट करवाओगे। एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन बी नोटिफाइड इन द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एंड द पर्सन बिलोंगिंग टू सच नोटिफाइड क्लास कैन गिव देयर वोट बाय द पोस्टल बैलेट। तो अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नए 2010 के बाद आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो आया वो आया कि आपको यहाँ पे क्या किया गया, जो एग्जिट पोल्स होते थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। एग्जिट पोल्स का मतलब ये होता है कि पहले ही आप डिजिटल मीडिया के थ्रू या किसी और मीडिया के थ्रू या किसी तरीके से क्या करते हो कि आप पहले ही उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देते हो, या ऐसे बोलने लगते हो कि इस पार्टी ने ले ली तो समझ लो ये जीतने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो 2010 के बाद जो रिफॉर्म आया है, तो वहाँ पे क्या किया गया कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसको इंक्रीज कर दिया। अगर हम 2009 की बात करें कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड किया जाता था कैंडिडेट के द्वारा जब भी वो इलेक्शंस लड़ते थे लोकसभा के अंदर, तो उसको इंक्रीज कर दिया गया 10,000 से लेके 25,000 तक फॉर द कैंडिडेट इलेक्शन फ्रॉम कैंडिडेट इलेक्शन जनरल कैटेगरीज के लिए। अगर हम एससी कैटेगरीज या एसटी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो उनका 5,000 से लेके 12,500 तक उनका जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस उन्होंने कर दी, पर किसके लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस थी 2009 के अंदर उसको बढ़ा दिया गया। जनरल कैटेगरी की हम अगर हम बात करें तो 10,000 से लेके 25,000 तक, और अगर हम एसटी और एससी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5,000 से लेके 12,500 तक उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस थी वो इंक्रीज कर दी। तो सिमिलरली ऐसा क्या होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस जो है वो, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो 5,000 से लेके 10,000 के 5,000 से 10,000 कर दी गई जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम एस टी एंड एस सी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो वो 2500 से लेके 5,000 तक उनकी कर दी गई, ठीक है, ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ऐसा जो है वो भगदड़ ना मचाएं। उसके बाद जो एक और रिफॉर्म आता है वो नोटा को इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ये रिफॉर्म 2010 के बाद आता है। अगर हम नोटा की अगर हम बात करें तो आपको नोटा पता ही होगा कि अगर आप इन इन जो कैंडिडेट की जो ईवीएम होती है वहाँ पे जो कैंडिडेट की लिस्ट दी गई होती है, अगर आप उनमें से किसी भी एक मेंबर को वोट नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए पास एक ऑप्शन 2010 के बाद इनेबल हो गया कि आप इनमें से किसी भी मेंबर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो, आप इनमें से किसी भी को वोट नहीं करना चाहते, तो आप जो है वो एक नोटा की ओर वोट कर सकते हो। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, अभी हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नोटा के ऊपर जो है वो क्लिक किया था, नोटा को वोट दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों के बीच में कितना डिस्ट्रस्ट या जो जो विश्वास नहीं रहा है अपनी डिटेल्स के ऊपर, तभी जाके वो नोटा को वो कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला रिफॉर्म हमें देखने को मिलता है तो वीवीपैट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। वीवीपैट जो था, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि आप क्या कर सकते हो कि वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको एक परमिशन दे दी कि आप वीवीपैट जो है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये क्या था कि इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक बहुत ही अहमियत जो एक अहम रोल प्ले करने वाला सिस्टम था। वीवीपैट को समझते हैं कि ये कोर्ट ने ये समझा कि अगर आप वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करते हो इसकी वजह से एक्यूरेसी आएगी वोटिंग सिस्टम के अंदर, और जो मैनुअल काउंटिंग होगी वोट्स का, उसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो वीवीपैट का हमें ये इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है एज 2010 के बाद जो रिफॉर्म्स आए। तो ये जो वीवीपैट का रिफॉर्म था ये 2000
उसके बाद अगला जो हमें रिफॉर्म देखने को मिलता है 2010 के बाद, जो कि 2015 के अंदर आता है, तो वहाँ पे ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के अनुसार अगर हम बात करें, जो इलेक्शंस हुई थी आफ्टर मई 1 2015 के बाद जितनी भी इलेक्शंस होंगी, आपको क्या करना है कि जो बैलेट पेपर्स होंगे, जो ईवीएम्स होंगे, उनके ऊपर जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम वहाँ पे, उनके साथ साथ उनकी फोटोज और उनका सिंबल वहाँ पे होना चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मेंबर जो वोट कर रहे हैं वो कभी यहाँ पे जो कंफ्यूज ना हो, जिसको उन्होंने वोट करना है उसी को दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लोअर्ड, मतलब 2017 के बजट के अंदर ये कहा गया कि जो लिमिट थी अनोनिमस कैश डोनेशन के ऊपर वो लगाई गई। जो एक इंडिविजुअल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो लोन देते थे या पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेट करते थे, पैसे देते थे, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई। 20,000 से लेके 2,000 कर दी गई। जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी 20,000 से ज़्यादा किसी से कैश डोनेशन में नहीं ले सकती। तो ये एक सीलिंग लगा दी गई, एक लिमिट लगा दी गई कि आप इतना ही डोनेट कर सकते हो, सिर्फ 2,000 कर सकते हो। तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन होता है 2018 के अंदर। क्या होता है कि गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकालती है या नोटिफाइड करती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई उनके द्वारा, जिसके अंदर ये जो अनाउंस की गई थी 2017 के बजट के अंदर अनाउंस की गई थी। एंड इट इज़ touted as a alternative to cash donation made to political parties aim at bringing clean money and substantial transparency into the system of political fundings। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले कैश डोनेशन की जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, अब क्या होगा कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आपको मिलेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंपनी के द्वारा या एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाएंगे। ये 2018 के अंदर लाया गया है, ताकि उनका ये कहना था कि इससे जो ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलेगी, एक क्लीन मनी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा जो दो डायमेंशन थे क्वेश्चन के, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इलेक्टोरल सिस्टम, वो खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन, उनके रोल और फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि जो आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको प्रोवाइड करता है कि आप जितने भी इलेक्शन होंगे उनको आप सुपरिटेंड करोगे, आप उनको देखोगे, डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे। चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, स्टेट की इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, ये सारी पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अब हम जो है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, जो आर्टिकल 324 के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके, उनसे हमें ये पता चलता है कि क्या कंपोजिशन है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी के अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि वन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसी के साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो अगर कोई और वहाँ पे अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या होता है कि अगर कोई और कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ कमिश्नर जो होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा उस टाइम पे, जब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये भी हमें कंपोजिशन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद कहता है कि द प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट द आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच एज रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकता है किसको? रीजनल कमिश्नर्स को। क्यों अपॉइंट कर सकता है? जो इलेक्शन कमीशन को लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको असिस्ट करने की ज़रूरत है, उसको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, तो उसको वो कंसिडर करता है कि किसी एक रीजनल कमिश्नर को उनकी कंसल्टेशन के लिए अपॉइंट किया जाए, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जो उनकी सर्विस या उनका टेन्योर होगा उनके ऑफिस का, ये सारे जो रीजनल कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं, ये सारे जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा ही बताए जाएंगे, ठीक है। एंड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950s and till October 1989 the election commission functioned as a single member body consisting of a chief election commission। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करता था, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कब से लेके 1950 से लेके 1989 तक। फिर क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1989 के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है दो और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, ताकि जो वर्क है इलेक्शन कमीशन का उनके साथ जो बर्डन है एक ही मेंबर के ऊपर वो कम हो जाए, और लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। तो उन्होंने क्या किया, इसी के साथ ही जो 21 वोटिंग एज थी उसको 18 कर दिया गया। तो क्या हुआ कि जो 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 2 और इलेक्शन कमीशन को। उससे पहले क्या था, सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, ताकि उसके साथ जो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके साथ जो अच्छे तरीके से काम करें विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑन द काउंट ऑफ लोअरिंग द, क्योंकि उन्होंने जो वोटिंग की एज थी वो 21 से लेके 18 साल कर दी गई, तो उनके पास वर्कलोड बढ़ गया और उसी के देखते जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन थे वो फंक्शन करते हैं एज ए मल्टी मेंबर बॉडी, जिसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए एंड 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर अबॉलिश्ड इन जनवरी 1990। तो फिर से क्या होता है कि 2 पोस्ट जो थी फिर से अबॉलिश कर दी जाती हैं एंड द इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन की पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन फिर से क्या होता है कि अगेन 1993 अक्टूबर के 1993 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट फिर से 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और तब से लेके अब तक जो इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है वो एज ए मल्टी मेंबर बॉडी काम कर रही है, जिसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और बाकी के जो 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी पावर और इक्वल सैलरी अलाउंसेस हमें देखने को मिलती है एंड विच इज सिमिलर टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन द मैटर इज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। जहाँ पे 2 मेंबर एक साइड हो गए तो उनकी बात सुनी जाएगी, एक को रहने दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी मेजोरिटी बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनकी पावर और जो सैलरी है वो सेम ही होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं 2 बाकी के, और इनकी जो पोजीशन है या इनकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं इस हमारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके मतलब मिलते जुलते ही हैं। और यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इन केस ऑफ डिफरेंस इन द ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या 2 बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में कोई एज अ कॉन्फ्लिक्ट या एज अ कोई ओपिनियन के बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस ओपिनियन को कंसिडर किया जाए, तो उस समय जो मेजोरिटी एक साइड हो जाएगी, मेजोरिटी एक ओपिनियन को सपोर्ट करेगी, उस ओपिनियन को माना जाएगा। जो एक मेंबर रहा हो, मेजोरिटी यहाँ पे 3 मेंबर ही तो है, जहाँ पे 2 मेंबर हो गए तो वो मेजोरिटी हो गया, जहाँ पे एक रह गया तो वो मिनॉरिटी हो गया। 2 मेंबर जो होंगे जिस साइड उस बात को सुना जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो पढ़ लेते हो तो। उसके बाद पावर एंड रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वाजी जुडिशियल, उसके बाद ये सारे हमें जो क्या कहते हैं इनको पावर एंड रोल्स हमें देखने को मिलते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे जो इलेक्शन कमीशन है। तो ये जो पावर एंड फंक्शंस है उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो टेरिटोरियल एरिया होगा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का पूरी कंट्री के अंदर, ये किसके द्वारा सेट किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये जो है वो सेट किया गया है। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया एंड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू ओवर द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमें फंक्शन देखने को मिलता है जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, उसी के तहत हमें जो टेरिटरीज की एरियाज हैं जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के एरियाज हैं उनको डिटरमाइन किया गया है। तो ये पावर किसके पास है, डिलिमिटेशन कमीशन के पास है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। एंड टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रोल एंड रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, ये भी हमें एक पावर या एक फंक्शन एक इलेक्शन कमीशन का देखने को मिलता है कि जितने भी हर एक सेंसस के बाद वो क्या करेंगे, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करेंगे और जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करेंगे and to notify the dates and schedule for the election and to scrutinize नॉमिनेशन पेपर, जो नॉमिनेशन पेपर्स होंगे उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज का मतलब ये होता है कि उनको अच्छे से देखा समझा पढ़ा जाएगा कि कहीं से कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करता है। और डेट और शेड्यूल ऑफ इलेक्शन जो है वो भी जारी किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है। और रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम, उनको रिकॉग्नाइज करना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी और उनको सिंगल नहीं, उनको जो सिंबल है वो प्रोवाइड करना, ये भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। टू एक्ट एज ए कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल टू देम, तो मतलब जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसके रिलेटेड कि उन पार्टीज को जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उनको जो है इलेक्शन लड़नी चाहिए, लड़ने के लिए जो है वो कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई भी ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। और अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है जहाँ पे इलेक्शन पार्टीज को या इलेक्शन जो लड़ रही है पार्टी उसको सिंबल के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी जो सेटलिंग और डिस्प्यूट की जो पावर है या जो फंक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। टू पॉइंट ऑफिसर फॉर इंक्वायरी इनटू द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो गया है जिसके अंदर इलेक्टोरल अरेंजमेंट के रिलेटेड, तो उसको इंक्वायरी करने के लिए, उसको देखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं।
उसके बाद जो अगला फंक्शन अगर हम बात करें तो वो डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ दिस इलेक्शंस। तो वो ये देखेंगे कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो उसके तहत अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चल रही है तो उसके खिलाफ वो जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। टू प्रिपेयर द रोस्टर फॉर पब्लिसिटी एंड द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम ऑफ इलेक्शन। तो क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द पीपल, पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पोस्टर होगा, रोस्टर नहीं होगा, यहाँ पे पोस्टर्स होगा। तो क्या करते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ती है तो वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो उनको बताती हैं कि हम अगर आप हमको ये जिताते हो तो हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही की जाती हैं और जो टीवी या रेडियो के ऊपर वो जो ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। एंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इस मैटर के रिलेटेड कि जो मेंबर है जो इलेक्शन लड़ने के लिए आया है ये क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है। तो उसके अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके लिए वो एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दो फॉर द इलेक्शंस ऑफ एज अ कैंडिडेट, ठीक है। टू एडवाइस द गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे पार्लियामेंट की बात हुई ना, पार्लियामेंट की अगर इलेक्शन हो रही है तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि आप इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दो। अगर स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन हो रही हैं या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन हो रही हैं तो उस समय वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि ये जो मेंबर है इसको डिस्क्वालिफिकेशन की जाए क्योंकि इसने कुछ ऐसा ऐसा काम किया जाए, इसके जो बैकग्राउंड के बेसिस पे हमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही एडवाइस की जाती हैं गवर्नर को या प्रेसिडेंट को। उसके बाद टू कैंसिल द पोल इन द इवेंट ऑफ रिगिंग बोथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज, तो क्या करते हैं कि वो पोल को कैंसिल करवा देते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये पावर है कि अगर वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुई हैं, जो बूथ है वो उसको कैप्चर कर लिया गया, वायलेंस हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है इलेक्शंस के अंदर, कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो वो पोल को ही कैंसिल कर देंगे, उस जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो इलेक्शन हुई उनको ही कैंसिल कर देंगे, फिर से वहाँ पे नई इलेक्शन की जाएंगी। एंड टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर एंड रिक्वेस्टिंग द शेल नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको किस जो भी स्टाफ नेसेसरी है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए उनको वहाँ पे लगाया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनकी इलेक्शन ड्यूटीज लगती है, तो ये भी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही रिक्वेस्ट जो है वो रेज की जाती है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कि आप हमें जो नेसेसरी स्टाफ है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए वो हमें प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अगर हम अगले फंक्शन की बात करते हैं तो वो जो मशीनरीज होती हैं इलेक्शन के पूरी कंट्रीज के अंदर ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसको सुपरवाइज करने का काम भी जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। जो हम अगर इसके लास्ट फंक्शन की बात करें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि पूछते हैं कि क्या इलेक्शंस हो सकती हैं अगर कोई स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर है और जो एक ऑर्डर रूल के अंडर है, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, जहाँ पे एक और साल के लिए जो इमरजेंसी एक्सटेंड की गई है, तो वहाँ पे क्या इलेक्शंस हो सकती हैं, ये भी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही एडवाइस की जाती हैं कि वहाँ पे इलेक्शन करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। तो ये सारी जो है हमें पावर एंड रोल हमें देखने को मिलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इसी के साथ हमारा ये जो सब यूनिट है ये भी खत्म होता है। अगले सब यूनिट के अंदर हम फिर से आएंगे जिसके अंदर हम पार्टी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसी के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे, डायमेंशन होंगे उस क्वेश्चन के, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।